जरा सोचिए, क्या कोई ये कल्पना भी कर सकता है कि भारत के घने जंगलों में पेड़ों की परछाई के नीचे उगने वाली एक बहुत ही छोटी सी साधारण सी झाड़ी में मलेरिया जैसी जानलेवा बीमारी को हराने की ताकत हो? सच में ये सोचना ही अपने आप में काफी हैरान करने वाला है। बिल्कुल। और सिर्फ इतना ही नहीं, मतलब वही छोटी सी झाड़ी एक माँ को जन्म देने के बाद होने वाली भीषण कमजोरी से भी पूरी तरह उबार सकती है। आज की हमारी इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हमारे स्रोतों के स्टैक में एक ऐसी ही वनस्पति का पूरा विवरण मौजूद है। इसे हमारे रिसर्च नोट्स में जड़ी बूटी क्रमांक 11 कहा गया है। और इसका जो असली नाम है वो है शालपर्णी। हाँ, शालपर्णी। तो आज की इस गहन चर्चा का मिशन यही है कि हम उस रहस्य को डिकोड करें कि आखिर क्यों अथर्ववेद में इसे औषधियों की रानी का दर्जा दिया गया, और कैसे आज के दौर की जो आधुनिक प्रयोगशालाएं हैं वो उन हजारों साल पुराने दावों की परत दर परत पुष्टि कर रही हैं। सही कहा। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। आज की चर्चा का केंद्र शालपर्णी है, जो कोई आम पौधा नहीं है, बल्कि अपने आप में क्या कहते हैं, एक पूरी मेडिकल डिक्शनरी है। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि शालपर्णी केवल एक ऐतिहासिक संदर्भ भर नहीं है। मतलब ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस किताबों में दबी रह गई हो। बिल्कुल। ये प्राचीन भारतीय ज्ञान और जो आधुनिक फार्माकोलॉजी है, यानी आज का औषधि विज्ञान, उसके बीच का एक बेहद मजबूत और जीवंत पुल है। एक बहुत ही शानदार कनेक्शन है दोनों के बीच। एकदम। हम एक ऐसे विषय का विश्लेषण कर रहे हैं जहां वेदों के मंत्र और माइक्रोस्कोप के नीचे दिखने वाले मॉलिक्यूल दोनों एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। इस पूरी कहानी में गोता लगाने से पहले मुझे लगता है ये समझना बहुत जरूरी है कि अगर कोई व्यक्ति जंगल से गुजर रहा हो तो वो इस शालपर्णी को पहचानेगा कैसे? हाँ, ये एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है। स्रोतों के अनुसार ये कोई बहुत विशाल या ध्यान खींचने वाला पेड़ नहीं है। मतलब अगर मैं एक एनालॉजी दूं तो ये उस बैकस्टेज क्रू की तरह काम करती है जो पूरे शो का संचालन करता है, पर कभी मंच पर स्पॉटलाइट में नहीं आता। बिल्कुल, ये कभी स्पॉटलाइट नहीं मांगती। ये एक अंडरस्टोरी प्लांट है, जिसका मतलब है बड़े पेड़ों की छाया में छुपकर नीचे की तरफ उगने वाला पौधा। और ये जंगलों के इकोसिस्टम का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। शालपर्णी मुख्य रूप से एक छोटी या मध्यम आकार की झाड़ी होती है। इसकी सबसे बड़ी पहचान इसके पत्ते हैं। इसके पत्ते हमेशा 3 के समूह में होते हैं, जिसे विज्ञान की भाषा में ट्राइफोलिएट कहा जाता है। अच्छा, 3 पत्तों वाला। हाँ, और जब इसमें फूल खिलते हैं तो उनका रंग बहुत ही गहरा बैंगनी नीला होता है। ये रंग जंगल की हरी पृष्ठभूमि में बिल्कुल अलग से चमकता है। अरे वाह! और अगर इसकी फलियों को छुएं तो वे थोड़ी चिपचिपी सी महसूस होती हैं। लेकिन औषधीय विज्ञान के नजरिए से इसका जो सबसे शक्तिशाली हिस्सा है वो जमीन के ऊपर नहीं होता। मतलब वो जड़ों में है? बिल्कुल, वो नीचे अंधेरे में होता है। इसकी मोटी, भूरी और मजबूत जड़ें, इन्हीं जड़ों में वो सारे रसायन और गुण छिपे हैं जिन्होंने इसे रानी का दर्जा दिलाया है। और ये जड़ी बूटी भारत की किसी एक छोटे से हिस्से तक ही सीमित नहीं है। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये पूरे भारत के उष्णकटिबंधीय वनों यानी ट्रॉपिकल जंगलों में फैली हुई है। हाँ, इसका विस्तार काफी बड़ा है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र से लेकर बिहार, झारखंड और अगर हम दक्षिण की तरफ जाएं तो तमिलनाडु से लेकर केरल के पश्चिमी घाटों तक। यहाँ तक कि ये भारत की सीमा पार करके नेपाल और श्रीलंका के घने जंगलों में भी ये शांति से अपना विस्तार किए हुए है। अब अगर इसके नाम की बात करें तो शालपर्णी का शाब्दिक अर्थ है वो पौधा जिसके पत्ते साल वृक्ष के पत्तों के समान दिखते हों। सही है। इसके कुछ और नाम भी हैं, जैसे त्रिपर्णी और अंशुमती। लेकिन एक नाम जिसने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया वो है सहस्रपर्णी। सहस्रपर्णी, इसका सीधा अर्थ तो 1000 पत्तों वाली होता है। लेकिन प्राचीन ग्रंथों में सहस्र शब्द का प्रयोग अक्सर भौतिक गिनती के लिए नहीं होता था। अच्छा, तो फिर किस लिए होता था? ये असल में अनंत क्षमता को दर्शाने के लिए किया जाता था। मतलब जब ऋषियों ने इसे सहस्रपर्णी कहा तो उनका इशारा इसके अनगिनत औषधीय गुणों की ओर था। ओह, ये तो बहुत ही गहरा अर्थ है इसका। हाँ,
ये इस बात का प्रतीक है कि ये पौधा शरीर के किसी एक अंग पर नहीं बल्कि एक साथ कई प्रणालियों पर काम करता है, पाचन से लेकर श्वसन तंत्र और तंत्रिका तंत्र तक। मतलब ये एक तरह से मल्टीटास्कर है। सहस्त्रपर्णी वाला ये विचार सच में उन प्राचीन वैद्यों के गहरे अवलोकन को दर्शाता है। बिल्कुल दर्शाता है। तो अब जरा इतिहास के उन पन्नों को खोलते हैं जहां इस जड़ी बूटी की असल महिमा दर्ज है। स्रोतों में अथर्ववेद का विशेष उल्लेख है। अथर्ववेद 8 सूक्त 7। ये हिस्सा औषधियों का महासूक्त माना जाता है। यहाँ एक श्लोक है कि शालपर्णी गणश्रेष्ठा दशमूले प्रकीर्तिता। इसका सीधा अनुवाद ये है कि शालपर्णी सभी गणों यानी वनस्पति समूहों में श्रेष्ठ है। और जो मशहूर दशमूल है उसमें ये प्रमुख है। इसी सूक्त में इसे स्पष्ट रूप से औषधि नाम रागिनी कहा गया है, मतलब रानी का दर्जा। हाँ, मतलब ये कोई साधारण उपमा नहीं है। हजारों वनस्पतियों के बीच किसी एक को सीधा औषधियों की रानी कह देना बहुत बड़ा दावा है। अगर हम इसे बड़े संदर्भ में देखें तो अथर्ववेद की उस रचना के समय मतलब वैद्यों ने वनस्पति जगत का बहुत ही सूक्ष्म वर्गीकरण कर लिया था। उन्होंने देखा कुछ पौधे केवल एक बीमारी में काम आते हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे हैं जो शरीर की मूल ऊर्जा को संतुलित करते हैं। राइट। इसके बाद जब हम चरक संहिता की ओर मुड़ते हैं, जो कि आयुर्वेद का सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है, तो वहां महर्षि चरक ने दशमूल गण का निर्माण किया था। दशमूल यानी 10 सबसे शक्तिशाली जड़ों का समूह। एकदम सही। और उसमें शालपर्णी को दशमूल प्रथम यानी पहला स्थान दिया गया। क्या बात है। चरक ने इसे विशेष रूप से प्रसूता मां यानी बच्चे को जन्म देने के बाद स्त्री की रिकवरी के लिए बहुत खास माना, और साथ ही टीबी यानी क्षय रोग के कारण शरीर में आई भयानक कमजोरी को दूर करने के लिए भी इसे सबसे उत्तम बताया। इसके बाद वाग्भट जे ने अष्टांग हृदयम में एक नई बात भी जोड़ी है। उन्होंने इसे बालानान ज्वरनाशाय कहा है। हाँ, जिसका मतलब है छोटे बच्चों के बुखार को उतारने में ये बहुत सुरक्षित और कारगर है। वहीं सुश्रुत संहिता, जिसे हम प्राचीन सर्जरी का महान ग्रंथ मानते हैं, उसमें इसे गृहिणी यानी इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए उत्तम बताया गया है, जिसे आज हम IBS कहते हैं। हाँ, IBS। और साथ ही इसे गैलेक्टागॉग यानी प्रसूता के स्तनों में दूध की मात्रा बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा बताया गया है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। अगर अथर्ववेद से लेकर सुश्रुत तक हर महान ग्रंथ इस पौधे की इतनी तारीफ कर रहा है, तो आज की तारीख में ये अश्वगंधा, गिलोय या तुलसी जितनी लोकप्रिय क्यों नहीं है? मतलब हर घर में इसका नाम क्यों नहीं है? ये बहुत ही लाजमी सवाल है। क्या ऐसा हो सकता है कि दशमूल की इस 10 जड़ी बूटियों वाले समूह में शामिल होने के कारण शालपर्णी की अपनी व्यक्तिगत पहचान कहीं पीछे छूट गई हो? ये विश्लेषण बिल्कुल सटीक दिशा में है। दशमूल आयुर्वेद का इतना सफल और बड़ा ब्रांड बन गया कि लोग ये भूल ही गए कि उस दशमूल के भीतर असल में क्या काम कर रहा है। हाँ, लोग तो बस दशमूल काढ़ा ले आते हैं। वही तो, लोग अश्वगंधा को सीधे तौर पे जानते हैं क्योंकि वो अक्सर अकेला खाया जाता है, लेकिन दशमूल काढ़े की जो नींव है, जो पूरा ढांचा खड़ा है, वो शालपर्णी पर टिका है। अच्छा। दशमूल का मुख्य काम होता है शरीर में बढ़े हुए वात और ज्वर को एक साथ खत्म करना। वात को अगर हम आज की भाषा में समझें तो ये तंत्रिका तंत्र का असंतुलन और मांसपेशियों का दर्द है। मतलब नर्वस सिस्टम और मस्कुलर पेन। हाँ। और शालपर्णी एक अकेली ऐसी जड़ी बूटी है जो दर्द भी खींचती है और शरीर का तापमान भी सामान्य करती है। तो इसका मतलब ये है कि प्राचीन काल में जब मातृ मृत्यु दर बहुत अधिक थी और शिशु जन्म के बाद संक्रमण या बुखार का खतरा बहुत ज्यादा होता था, तब शालपर्णी किसी जीवन रक्षक से कम नहीं थी। बिल्कुल, वो एक बहुत नाजुक समय होता है। चलिए अब इसके रोगों में व्यवहारिक उपयोग को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। स्रोतों में इस बात का बड़ा अच्छा विवरण है कि शालपर्णी को अलग अलग बीमारियों में कैसे एक टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा लगता है जैसे ये आयुर्वेद का एक मल्टी टूल या स्विस आर्मी चाकू है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे किसके साथ मिला रहे हैं। ये स्विस आर्मी चाकू वाली उपमा काफी दिलचस्प है। इसे थोड़ा और खोलते हैं। देखिए, आयुर्वेद में केवल जड़ी बूटी का ही महत्व नहीं है, तो और क्या जरूरी है? इसमें संयोग यानी कॉम्बिनेशन और अनुपान यानी वो चीज जिसके साथ दवा ली जाती है, उसका विज्ञान बहुत जटिल है। समझ गई। जब शालपर्णी को केवल दशमूल के बाकी 9 साथियों के साथ मिलाया जाता है, तो ये हड्डियों और जोड़ों के दर्द वाले बुखार को खत्म करती है।
अच्छा। लेकिन अगर इसी शालपर्णी को गिलोय और तुलसी के साथ मिला दिया जाए तो इसके रासायनिक गुण पूरी तरह से एक एंटीवायरल की तरह बर्ताव करने लगते हैं। अरे वाह, मतलब साथी बदलते ही काम बदल गया। और अगर हम पाचन की बात करें तो इसकी जड़ का काढ़ा अतिसार यानी डायरिया और आईबीएस के लिए अचूक बताया गया है। हाँ। और श्वसन तंत्र के मामले में अगर किसी को अस्थमा है तो दशमूल के साथ पिप्पली का प्रयोग करने को कहा गया है। ये सच में बहुत ही बहुआयामी है। बिल्कुल। हमारे स्रोतों में दशमूल काढ़ा बनाने की विधि भी दी गई है। 2 चम्मच चूर्ण को 4 कप पानी में उबाला जाता है और जब पानी जलकर सिर्फ 1 कप रह जाए तब उसे छाना जाता है। इस 4 कप को 1 कप करने की प्रक्रिया के पीछे बहुत गहरा विज्ञान छिपा है। वो कैसे? जड़ी बूटियों के अंदर बहुत सारे ऐसे सक्रिय तत्व होते हैं जिन्हें एक्टिव कंपाउंड्स कहते हैं। उन्हें पानी में पूरी तरह से घुलने और बाहर आने के लिए लंबे समय तक एक खास तापमान पर उबलने की जरूरत होती है। मतलब सिर्फ गर्म पानी में डालने से काम नहीं चलेगा। बिल्कुल नहीं। जब वो उबलकर 1 कप बचता है तो वो असल में एक अत्यधिक केंद्रित अर्क होता है, काफी कॉन्सेंट्रेटेड। और जब एक प्रसूता को ये काढ़ा दूध और मिश्री के साथ दिया जाता है तो इसके पीछे भी एक खास कारण है। अच्छा, दूध और मिश्री ही क्यों? क्योंकि दूध में मौजूद फैट उन रसायनों को सोखने में मदद करता है जो पानी में नहीं बल्कि फैट में घुलनशील होते हैं, और मिश्री तुरंत ग्लूकोज देकर शरीर की ऊर्जा बढ़ाती है। ये पूरी प्रक्रिया एक शानदार केमिस्ट्री लैब जैसी है जो सदियों से भारतीय रसोई में चल रही है। बिल्कुल सही कहा। लेकिन इस स्रोत में एक बहुत ही सख्त चेतावनी भी दी गई है। किसी भी शक्तिशाली औषधि के साथ हमेशा एक जिम्मेदारी जुड़ी होती है। इस मेडिकल डिस्क्लेमर के बारे में आप क्या कहेंगे? ये चेतावनी बेहद महत्वपूर्ण है और इसे किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बताइए। शालपर्णी प्रसव के बाद तो बहुत लाभकारी है, लेकिन गर्भावस्था की पहली तिमाही में यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसका उपयोग खतरनाक हो सकता है। ओह, ऐसा क्यों? विज्ञान बताता है कि इसमें यूटेराइन स्टिमुलेंट गुण होते हैं। इसका अर्थ है कि ये गर्भाशय की मांसपेशियों में संकुचन पैदा कर सकती है, यानी कॉन्ट्रैक्शन ला सकती हैं, जो कि शुरुआती महीनों में बहुत रिस्की है। एकदम। शुरुआत के महीनों में जब गर्भ को स्थिर रहने की जरूरत होती है तब इसका उपयोग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसका सेवन हमेशा एक योग्य नाड़ी वैद्य या चिकित्सक की सलाह से ही होना चाहिए। ये एक बहुत ही स्पष्ट और जरूरी बात है। शक्तिशाली चीजों का इस्तेमाल बिना मैनुअल के नहीं होना चाहिए। सही बात है। अब यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अभी तक हम वेदों, आयुर्वेद और पारंपरिक प्रयोगों की बात कर रहे थे, लेकिन क्या होता है जब इस प्राचीन रानी को आधुनिक विज्ञान की रोशनी में रखा जाता है? मतलब जब इसे लैब में टेस्ट किया जाता है। हाँ, एक हाईटेक लैब के अंदर माइक्रोस्कोप के नीचे। हमारे स्रोत के दूसरे हिस्से में आधुनिक रिसर्च का पूरा चिट्ठा है, और सच कहूं तो इसमें कुछ ऐसे भारी भरकम रासायनिक नाम है जिन्हें देखकर ही सिर चकराने लगता है। हाँ, विज्ञान की भाषा हमेशा रसायनों के नाम में ही बात करती है, लेकिन अगर हम उनके काम करने के तरीके को समझ लें तो वे नाम भी बहुत आसान लगने लगते हैं। चलिए कोशिश करते हैं। स्रोत में जो पहला नाम है वो है गैंगिटिन। गैंगिटिन। लिखा है कि यह शालपर्णी में पाया जाने वाला एक टेरोकार्पन यौगिक है और यह एक बहुत ही शक्तिशाली एंटी मलेरियल के रूप में काम करता है जो प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम को मारता है। बिल्कुल। अब ये टेरोकार्पन क्या बला है और ये मलेरिया के परजीवी को कैसे खत्म कर रहा है? इसे बहुत सरल तरीके से समझते हैं। टेरोकार्पन असल में पौधे का अपना रक्षा तंत्र है, एक डिफेंस मैकेनिज्म। अच्छा। जब जंगल में फंगस या कीटाणु पौधे पर हमला करते हैं तो पौधा उनसे बचने के लिए जो केमिकल हथियार बनाता है वही टेरोकार्पन है। अरे वाह, मतलब पौधा खुद की एंटीबॉडी बना रहा है? एक तरह से हाँ। और जब आधुनिक वैज्ञानिकों ने इस गैंगिटीन को अलग करके देखा तो पाया कि ये रसायन प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, जो कि मलेरिया फैलाने वाला सबसे खतरनाक परजीवी है। बिल्कुल, ये उसके जीवन चक्र को ही तोड़ देता है। ये रसायन परजीवी के अंदर जाकर उसके खाना पचाने की प्रक्रिया को रोक देता है, जिससे परजीवी खुद ब खुद भूखा मर जाता है। ये तो अद्भुत है। और इसके बाद एक और नाम है डेस्मोकार्पिन। स्रोत कहता है कि ये एक एल्कलॉइड है जो स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करता है और इसलिए यह एक बेहतरीन ब्रोंकोडाइलेटर है। जी, मुझे ये तो समझ आ रहा है कि ब्रोंकोडाइलेटर का मतलब सांस की नली को खोलना होता है, लेकिन ये एल्कलॉइड और स्मूथ मसल का क्या कनेक्शन है? देखिए, शरीर में 2 तरह की मांसपेशियां होती हैं। एक वो जिन्हें हम अपनी मर्जी से हिलाते हैं, जैसे हाथ पैर की मांसपेशियां, जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ।
और दूसरी होती हैं स्मूथ मसल्स, यानी चिकनी मांसपेशियां, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जैसे हमारी आंतें और हमारी सांस की नलियां। अच्छा, वो खुद काम करती हैं। एकदम सही। जब किसी को अस्थमा का दौरा पड़ता है तो सांस की नली की यही स्मूथ मसल्स अकड़ जाती हैं और नली सिकुड़ जाती है, जिससे सांस लेने में दिक्कत होती है। बिल्कुल। अब एल्कलॉइड्स पौधों में पाए जाने वाले ऐसे रसायन हैं जिनका सीधा असर इंसानी तंत्रिका तंत्र पर होता है, नर्वस सिस्टम पर। ये जो डेस्मोकार्बिन है ना, ये सीधे उन अकड़ी हुई सांस की नलियों को ये संदेश भेजता है कि आराम करो, ढीले पड़ जाओ। जैसे ही मांसपेशियां ढीली पड़ती हैं, नली वापस चौड़ी हो जाती है और इंसान आसानी से सांस ले पाता है। इसका मतलब जब सुश्रुत और चरक कह रहे थे कि शालपर्णी श्वास रोग यानी अस्थमा में काम आती है, तो वे असल में बिना माइक्रोस्कोप के इस डेस्मोकार्पिन के असर को देख रहे थे। बिल्कुल। ये तो ऐसा है जैसे किसी ने बिना इंजीनियरिंग ब्लूप्रिंट के कोई मास्टरपीस इमारत खड़ी कर दी हो। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, और वो ये कि हजारों साल पहले जब कोई आधुनिक तकनीक नहीं थी, तब उन प्राचीन ऋषियों ने कैसे ठीक उसी जड़ी बूटी को चुना जो इतने सटीक रूप से काम करती है। सच में ये कमाल है। ये उनके ज्ञान और ऑब्जर्वेशन के स्तर को दर्शाता है। और ये बात सिर्फ श्वसन तंत्र तक नहीं रुकती। स्रोत में एक तीसरे रसायन का भी जिक्र है, डेस्मोडीन। डेस्मोडीन। इसे एक फ्लेवोनॉइड बताया गया है जो आंतों के बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से लड़ता है और आईबीएस में रक्षा करता है। मैं मानकर चल रही हूँ कि फ्लेवोनॉइड्स का काम भी कुछ ऐसा ही मरम्मत करने वाला होता होगा। बिल्कुल। फ्लेवोनॉइड्स मूल रूप से पौधों में पाए जाने वाले पिगमेंट होते हैं, यानी रंग। इनमें जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। ओके। आप इन्हें शरीर का डैमेज कंट्रोल क्रू समझ सकते हैं। डैमेज कंट्रोल क्रू, ये अच्छा नाम है। हाँ, जब खराब खानपान या इन्फेक्शन के कारण आंतों की अंदरूनी परत में सूजन आ जाती है, तो डेस्मोडिन वहां जाकर उस सूजन को कम करता है और अच्छी कोशिकाओं की मरम्मत करता है। और यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथों में इसे अतिसार और गृहिणी के लिए उत्तम बताया गया है। और ये सब किसी एक दो लैब की रिसर्च नहीं है। स्रोतों में साफ तौर पर लिखा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, उसने भी इस पर बहुत सीरियसली काम किया है। हाँ, WHO ने भी इसे रिकॉग्नाइज किया है। WHO ने बुखार के उपचार में, प्रसव के बाद की रिकवरी में और दूध बढ़ाने वाले प्रभाव के लिए शालपर्णी के पारंपरिक उपयोग को मान्यता दी है। जब हम इस पूरी तस्वीर को एक साथ देखते हैं तो विज्ञान की एक बहुत ही जटिल अवधारणा समझ आती है, जिसे एडाप्टोजेन कहा जाता है। एडाप्टोजेन, ये क्या होता है? एडाप्टोजेन वो दुर्लभ जड़ी बूटियां होती हैं जो शरीर की जरूरत के हिसाब से ढल जाती हैं, अडेप्ट कर लेती हैं। अच्छा। मतलब जब शरीर थका हुआ और कमजोर होता है, जैसे प्रसव के बाद, तो ये उसे ताकत देती हैं, और जब शरीर का तापमान अकारण बढ़ जाता है, जैसे बुखार में, तो ये उसे कम करती हैं। ये तो बिल्कुल एक स्मार्ट थर्मोस्टैट की तरह काम कर रही है। बिल्कुल एक थर्मोस्टैट की तरह। शालपर्णी एक बेहतरीन एडाप्टोजेन है, और साथ ही ये एक इम्यूनोमॉड्यूलेटर भी है, यानी हमारी इम्यूनिटी को एक सही दिशा देती है। तो जब आधुनिक विज्ञान शालपर्णी को गैंगिटिन, डेस्मोकार्पिन और डेस्मोडिन जैसे अलग अलग रसायनों के चश्मे से देखता है, तब जाके हमें समझ आता है कि उस एक कप दशमूल काढ़े के अंदर असल में कितनी भयंकर फार्माकोलॉजी चल रही थी। बिल्कुल चल रही थी। ऋषियों को भले ही टेरोकार्पिन शब्द ना पता हो, लेकिन वह ये बहुत अच्छे से जानते थे कि ये मलेरिया के बुखार को कैसे तोड़ेगा। ये प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का एक परफेक्ट सिम्फनी है, जहां दोनों एक ही धुन बजा रहे हैं, बस उनके वाद्य यंत्र अलग अलग हैं। क्या खूबसूरत बात कही आपने। इस चर्चा को समेटते हुए ये देखना बहुत अद्भुत है कि कैसे एक छोटी सी अंडरस्टोरी झाड़ी जो जंगल में चुपचाप उगती है, वो अथर्ववेद के पवित्र महासूक्तों से अपना सफर शुरू करती है। वह चरक और सुश्रुत की संहिताओं से होते हुए पूरे भारत के दशमूल काढ़े का आधार बनती है, और आज वही शालपर्णी विश्व स्वास्थ्य संगठन के दस्तावेजों में और आधुनिक विज्ञान की प्रयोगशालाओं में अपनी ताकत का लोहा मनवा रही है। एकदम से। यह केवल दशमूल का एक हिस्सा नहीं है, बल्कि सच में ये औषधियों की रानी है। और ये इस बात का भी प्रमाण है कि हमें पारंपरिक ज्ञान को सिर्फ अंधविश्वास कहकर खारिज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बजाय उसे विज्ञान की कसौटी पर कसना चाहिए। क्योंकि जब हम ऐसा करते हैं तो अक्सर हमें ऐसे खजाने मिलते हैं जो मानवता के लिए बहुत काम आ सकते हैं। बिल्कुल। और इस गहन चर्चा को समाप्त करने से पहले श्रोताओं के लिए एक ऐसा विचार है जो इस स्रोत सामग्री से परे जाकर सोचने पे मजबूर करता है। वो क्या? आज के समय में जब दुनिया भर की फार्मास्यूटिकल कंपनियां नई नई दवाइयां बनाने के लिए
अरबों डॉलर और दशकों का समय लैब में लगा रही हैं। जो कि सच है। तो जरा उस प्रकृति की बुद्धिमत्ता के बारे में सोचिए। इंसान के इस धरती पर आने से लाखों साल पहले ही प्रकृति ने शालपर्णी जैसी एक जटिल बायोकेमिकल फैक्ट्री तैयार कर दी थी। सच में ये हैरान करने वाला है। एक ऐसी फैक्ट्री जिसके अंदर मलेरिया को खत्म करने से लेकर अस्थमा की सांस खोलने तक के रसायन चुपचाप पड़े थे। ये विचार बहुत ही कौतूहल पैदा करता है कि क्या पता भविष्य की किसी बहुत बड़ी वैश्विक महामारी का इलाज आज भी भारत के किसी घने जंगल की छाया में चुपचाप उग रहा हो। बिल्कुल हो सकता है। प्रकृति हमेशा अपने उत्तर तैयार रखती है। बस हमें सही प्रश्न पूछने और सही जगह खोजने की जरूरत है। बस इंतजार है तो किसी नए युग के चरक या किसी आधुनिक वैज्ञानिक की नजर पड़ने का। बहुत ही सही बात है। इस रोमांचक विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ ज्ञान की इस अद्भुत यात्रा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगली बार जब जंगल की छाया से गुजरना हो तो उन छोटी छोटी झाड़ियों को जरूर एक नए नजरिए से देखिएगा। क्या पता कौन सी रानी वहां छुपी बैठी हो।